सॉल्वेंसी रेशियो आप लोग हेडिंग लिख लो। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो, है ना। सो लिक्विडिटी, हम लोग जो लिक्विडिटी रेशियो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था करेंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में पढ़ा था। सो करेंट रेशियो में क्या होता है कि करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के प्रोपोर्शन को हम लोग पता करते हैं कि एक कंपनी की करेंट एसेट कितने रुपए की है और करेंट लायबिलिटीज, उसके बेसिस पे मैंने बताया था आप लोगों को कि करेंट रेशियो के बारे में थोड़ा सा मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। करेंट रेशियो का जो आइडियल स्टैंडर्ड रेशियो हमने 2:1 बताया था। इट मींस करेंट एसेट्स must be twice of its current liability। ऐसा क्यों मैंने बताया था आइडियल स्टैंडर्ड? इसलिए बताया था कि अगर एक ही समय में सभी क्रेडिटर हमारे ऊपर क्लेम करने के लिए आ जाए तो हम उनका करंट एसेट से पेमेंट कर सके। लेकिन कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया होगा या मन में चल रहा होगा कि 2:1 क्यों, 1:1 भी तो हो सकता है कि जितने रुपए की लायबिलिटी उतने रुपए का करंट एसेट, इजिली वी कैन मेक पेमेंट। बट मैंने इसके लिए बताया था आप लोगों को कि करेंट एसेट्स इंक्लूड्स सम सच काइंड ऑफ एसेट्स। करेंट एसेट में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको कि जरूरत पर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे उसमें क्या होता है, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस से हम लोग ये उम्मीद नहीं करते कि तुरंत पैसा हमें मिल जाएगा। इन्वेंट्री से कैश में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसे सेल करना पड़ेगा। जब सेल करेंगे, अब इन्वेंट्री कितना होता है, इन्वेंट्री अब रॉ मटेरियल होता है, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है जिसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, और इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो अगर रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री है तो वी कैन नॉट सेल द रॉ मटेरियल, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। एंड सेमी अगर फिनिश्ड है तो उसको भी हमें फिनिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात की इन्वेंट्री से तुरंत तो पैसा मिलेगा नहीं। दूसरी चीज, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होगी या परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होगा, उसको कैश में कन्वर्ट करने से पहले हमको सेल करना पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट सेल बाय फोर्स। हम लोग जबरदस्ती किसी को गुड्स सेल नहीं कर सकते। अगर मान लो सेल किया भी तो पैसा पहले नहीं मिलेगा, वो उधार लेगा तो डेटर में कन्वर्ट होगा। इट विल टेक टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश। दैट्स व्हाई वी कीप जस्ट डबल ऑफ करेंट लायबिलिटी। One thing more, prepaid expenses. Prepaid expenses, for example, you have paid insurance premium in advance, so you are supposed to take back from the insurance company. Insurance company से वापस तो तुरंत नहीं ना मिलेगा, वो तो adjust होगा। तो prepaid expenses is not expected to come back in the form of cash. So these are the two assets which are the part of current assets, okay, which block big amount, which block a big amount. That's why यही कारण है कि हम इसको डबल रखते हैं कि अगर हमारा ये दुगना है और मान लो एक समय में सारे लोग पैसा मांगने आ गए, तो अगर कम से कम हमें करंट एसेट्स का हाफ अमाउंट भी रियलाइज हो जाएगा तो we will be able to make payment our full current liability. This is the reason why it has been kept as 2:1. अगर ये 2:1 से ज्यादा होता है रेशियो तो और अच्छा माना जाएगा। 4:1, 5:1 है तो अच्छा, बट आइडियल स्टैंडर्ड 2:1 है। इतना तक है तो सेफ है, हमारा फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, माना जाएगा। ठीक है, अब यही पर अगर हम कह दें अगर हमारा करंट रेशियो 8:1 हो गया तो आप कहोगे आप लोग कि हाँ ये तो और अच्छा है, लेकिन अच्छा है कि करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में उतना ही होना चाहिए जितना डेली के खर्चे को मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। हम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग साइकिल, ये सब। सो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल अब बताओ कि 2:1 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा और 8:1 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स। इसका मतलब हमें जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने रखा है।
और वर्किंग कैपिटल डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिंगल रुपी। वर्किंग कैपिटल से आपको 1 रुपए भी फायदा नहीं होता, क्योंकि ये प्रोडक्शन में तो लगा नहीं है, ये पैसा हमारे पास आइडल पड़ा हुआ है। आइडल पड़ा हुआ है मतलब आप सपोज दैट कि आपकी बिजनेस है, आपके बिजनेस में करंट एसेट्स मान लो 80,000 रुपए का और करंट लायबिलिटी तुम्हारे पास 10,000 का है, तो 70,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। इसका मतलब तो यही हुआ ना वर्किंग कैपिटल। 70,000 रुपए का क्या यूज है? कोई नहीं, क्योंकि यूज कितना होता है वर्किंग कैपिटल का, जनरली 2:1 का जो डिफरेंस है उतना सफिशिएंट है, क्योंकि डेली के जो खर्चे होते हैं मेंटेन करने के लिए। सो अगर किसी कंपनी का बहुत हायर रेशियो है, करंट रेशियो, इट मींस देयर इज अ पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या बताता है? पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को घटा देगा। मैंने वेरी फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया था जब रेशियो पढ़ाना, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए का इतना प्रॉफिट है, मिस्टर बी का इतना है, तो आप लोगों ने पहले बताया कि बी वाले का प्रॉफिट ज्यादा है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। फिर मैंने जब उसके नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड किया, रिलेशन स्टेब्लिश किया, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि ए वाले का प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो गया, बी वाले का कम हो गया। क्यों? क्योंकि बी का कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा था इन कंपैरिजन टू ए। तो हम कितना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहे हैं और कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ये जो 70,000 रुपया यानी 7 टाइम्स ज्यादा पैसा है, ये हमारे क्या कर रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ा रहा है, लेकिन उससे कोई अर्निंग तो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अर्निंग परसेंटेज हमारा क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो यही कारण है कि अगर बहुत ज्यादा अगर वर्किंग ये आपका करंट रेशियो है तो इट इज कॉल्ड अ पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ये सब पिछले क्लास का था। क्विक रेशियो भी हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा मैं सोचा कि रिकैप करा दूं। ये सॉल्वेंसी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो जो था वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है, मतलब करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स को पेमेंट करने की क्षमता पता करता है कि हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कितना क्विकली पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पेमेंट करने की कैपेसिटी बताता है। अगर आपका कंपनी है और आपकी कंपनी में मालूम है कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने बिजनेस स्टडीज में, कैपिटल स्ट्रक्चर ध्यान दो। कैपिटल स्ट्रक्चर आपका जो बनता है इक्विटी प्लस डेट, यानी बोरोड फंड और ओनर्स फंड मिलाकर बनता है ना? तो एन एप्रोप्रिएट मिक्स आर कंपोनेंट ऑफ द इक्विटी एंड बोरोड फंड इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, जो भी होता है। सो अब ये बताओ कि अगर तुम बैंक से लोन लेने जा रहे हो, सपोज दैट यू आर अप्रोचिंग फॉर अ लोन फ्रॉम पर्टिकुलर बैंक, तो बैंक तुम्हें लोन देने से पहले तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्ट जानना चाहेगा कि तुम्हारी क्षमता भी है पेमेंट करने की कि नहीं है ना? तुम्हारा जो बिजनेस चल रहा है पहले से कितना लोन लेके रखे हो, तो हमारा एक फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टेटस जानने की कोशिश करता है। तो अगर हमारे बिजनेस का सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होने का मतलब कि अगर सॉल्वेंसी रेशियो बहुत ज्यादा है, हायर है डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका मतलब हमारा ये एक बहुत ही बैड स्टेटस शो कर रहा है। डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होने का मतलब कि डेब्ट का पैसा ज्यादा लगा है और इक्विटी का पैसा कम लगा है, यानी हम अपने बिजनेस का सारा मैनेजमेंट उधार के पैसे से ज्यादा कर रहे हैं और ओनर्स का पैसा कम लगा हुआ है। तो कोई भी बैंक लोन देने से पहले आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो चेक करना चाहेगा। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो कम है तब तो बैंक आपको लोन देगा, क्योंकि आपका डेब्ट कम लगा है और ओनर का पैसा ज्यादा लगा है। लेकिन अगर डेब्ट का पैसा ज्यादा लगा है तो यह रिस्की सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। तो कोई भी बैंक ज्यादा अगर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो मींस डेब्ट इक्विटी रेशियो तो लोन देने से कतराएगा, लोन नहीं देना चाहेगा। तो हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो में यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले पढ़ेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। लिख लो आप लोग, डेब्ट अपॉन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है?
डेप्ट अपॉन इक्विटी या लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, आप लोगों ने बैलेंस शीट याद करके रखा हुआ है। बैलेंस शीट में फॉर्मेट में नॉन करेंट लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड के बाद आता है ना। नॉन करेंट लायबिलिटी में दो चीजें मैंने बताया है, क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है डेट या लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, ऐसा कोई भी लोन जो 1 साल से अधिक समय के लिए लिया गया हो, जैसे हमने डिबेंचर इशू किया है, बॉन्ड्स, बैंक से लोन लिया है ना, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब तुम्हारा क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन जो जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा समय के लिए है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। ठीक है, और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के कुछ एग्जांपल्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट जो प्रोविजन वगैरह है, आप लोग देख लोगे, बहुत रेयरली मिलता है। तो याद हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बैंक लोन हो गया। ठीक है, कोई भी ऐसा लोन जो 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिया गया। अब शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, तो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। दो आइटम मैंने लिखवाया था, याद करवाया था कि यही आप लोग लर्न कर लो। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट। सरप्लस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और रिजर्व मींस जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का रिजर्व, किसी भी प्रकार का फंड, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो ये दोनों हो गया। इसका जो सेफ रेशियो एक बनाया गया है, 2:1 is considered as a safe ratio, but if it is higher than this, it will be more risky. क्यों, क्योंकि 2 किसको डिनोट कर रहा है, डेब्ट को, और 1 किसको डिनोट कर रहा है, इक्विटी को। इक्विटी क्या होता है, ओनर्स का पैसा होता है, डेब्ट यानी बोरोड फंड होता है। तो 2:1 तक है तो सेफ माना जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होगा इट इज गुड। यानी 2:1 से अगर कम है, 1:1 है, 1.5:1 है, 0.5:1 है, इट इज गुड। ठीक है, क्योंकि उनकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छी मानी जाएगी। लेकिन अगर 2:1 है तो लास्ट स्टेज पर है, इससे ज्यादा होगा तो कोई भी आपको लोन देने से कतराएगा, मना करेगा। ठीक है, सो इसलिए 2:1 तक ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि वाइवा में तो पूछा ही जाता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस क्यों नहीं किया जाता, इसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस आपसे कमेंट पूछा जाएगा। एग्जाम में भी बोलेगा कि कमेंट ऑन द रेशियो, कि इसकी ये पोजीशन कैसी है। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्लियर। पहले फार्मूला आप लोग लिख लो, क्योंकि फार्मूला के ऊपर ही है, बहुत सिंपल है ये। दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, इसको लिखो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट या लॉन्ग टर्म। डेब्ट का मतलब हमेशा याद रखो, टोटल एसेट यानी बैलेंस शीट का जो टोटल कर देते हो वही आता है। टोटल एसेट यानी नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, या टोटल ले लो बैलेंस शीट का, वही आ जाएगा टोटल एसेट्स। अब डेब्ट यानी अभी भी पढ़ाया है, नॉन करंट लायबिलिटी जो आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एक याद करोगे सारा होगा, या बैलेंस शीट शुरू में याद किया तो पहला चैप्टर तो हो रहा है, पूरा चैप्टर भी उसी से है, इसीलिए मैंने बोला था कि उसे लर्न करो अच्छे से। टोटल एसेट्स बेटा, टोटल TOTAL, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। इसका
कैलकुलेट करने का पर्पस ये होता है, ये बताता है कि हमारे बिजनेस का टोटल एसेट्स बोरोड फंड से कितना फाइनेंस किया गया है, सिर्फ इस बात का जानकारी देता है। जितना कम फाइनेंस किया गया होगा बोरोड फंड से उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली कि हम लोन कम लिए हैं और अपने खुद के पैसे से ज्यादा मेंटेन किए हैं, तो 1:1 रेशियो भी हो सकता है या लेस भी। तीसरा रेशियो टोटल एसेट में समझ में आ गया ना क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट का टोटल ही ले लो, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। अब आता है थर्ड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी में देखो क्या RIE है, स्पेलिंग देख लोगे आप लोग, प्रोप्राइटरी रेशियो। RIE है, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। देखो सब एक ही चीज को उल्टा सीधा सब किया जा रहा है ना। तो डेब्ट इक्विटी में डेब्ट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो नाम से ही पता चल रहा है, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। प्रोप्राइटरी का मतलब ओनर्स, यहाँ क्या हो जाएगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी मींस शेयर होल्डर्स फंड, टोटल एसेट यही जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ठीक है। अब लास्ट रेशियो बता देते हैं, फॉर्मूला पहले लर्न होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, तुम्हें पता है नॉन करंट एसेट्स आइटम दिया होगा, लायबिलिटी दिया होगा, सब फटाफट कर लोगे। अब आते हैं चौथा वाला, ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिसको हम शॉर्ट में ICR भी कहते हैं, इसका होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, FIC मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, FIC यानी कि देखो यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो फर्स्ट 3 रेशियो तो आसान है कैलकुलेट करना, ठीक है, बहुत सिंपल है, केवल डेटा आपको दिया रहेगा। ये रेशियो भी आसान है बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है, तो उसको हमें सिर्फ समझाना पड़ेगा। फर्स्ट 3 रेशियो इज वेरी सिंपल, इसी में हमें थोड़ा कुछ क्लियर करना होगा। तो देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम शॉर्ट में PBIT भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को PBIT लर्न कर सकते हो, और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस को इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट हम किस पे करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे ही करते हैं, जो हम लॉन्ग टर्म उधार लिए, लाइक डिबेंचर, ठीक है, लोन फ्रॉम अदर मोर देन 1 ईयर, बैंक लोन, तो इस पे हमें इंटरेस्ट देना ही देना होता है फिक्स रेट से, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहा जाता है इसको, ठीक है। अभी कितना समय, अभी तो है 9 मिनट, यहां तक हो गया। तो हम इसका वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, ये ICR का, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका 3 रेशियो वो तो बड़ा सिंपल है, हम अलग से भी बता देंगे, आप लोग खुद से लगा सकते हो क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, इस पर करवाएंगे, यही कह रहे हैं। पहले 3 रेशियो का फॉर्मूला बहुत आसान है, फॉर्मूले पर ही उठा के लिख देना है। तो इसको हम कराते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए 46, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पेज नंबर 5.131। फोर्टी सिक्स। तो देखो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज बता देते हैं,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाते रहे, आप लोग ध्यान समझोगे, अगर ये समझ गए तो मतलब क्वेश्चन लगा लोगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए का है और हमको यही चाहिए आईसीआर कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको ये डायरेक्टली दिया नहीं होता। तो इसमें से सबसे पहले हम जो स्टेप होता है, याद रखो, इंटरेस्ट घटाया गया होता है। मान लो कि इंटरेस्ट 50,000 रुपए है, ठीक है, जो भी रहा होगा परसेंटेज मान लेते 50,000 रुपए। तो अब ये जो पैसा बचा ये क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आई खत्म हो गया। अब मान लो कि टैक्स इज 50%, टैक्स 50% है तो कितना होगा, किस पे टैक्स निकालेंगे, इस पे निकालेंगे, किस पे निकालेंगे, नो, इस पे टैक्स निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स तो देना ही नहीं होता, यही तो कंपनी का फायदा है। बिजनेस स्टडीज में पढ़े होगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस केस में हम बोरोड फंड ज्यादा लेते हैं ना, यही तो तरीका है कि ज्यादा पैसा कमाने का, दूसरे से उधार लेके उसको हम थोड़ा सा देकर उसी के पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो क्योंकि इस पर हमें टैक्स भी नहीं देना होता और एज एन एक्सपेंसेस इसको ट्रीट किया जाता है। सो अब हम लोग यहाँ 50% यानी कितना होगा 75,000। अब ये क्या बच गया, ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही है ना, समझ में आ रहा है। अब आपको मान लो इसी क्वेश्चन से आईसीआर निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन से। अभी तो मतलब सीधे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब हमें आईसीआर निकालना है तो आईसीआर के लिए हमें चाहिए पीबीआईटी और अपन एफआईसी, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये इंटरेस्ट जो होता है ये एफआईसी ही होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ये दिया होगा और टैक्स रेट दिया होगा और इंटरेस्ट, जरूरी नहीं कि अमाउंट दिया हो, वो दे देगा इतना परसेंट डिवेंचर था, इतना परसेंट लोन था इस रेट से, तो इंटरेस्ट आप निकाल लोगे। तो मान लो हमने दे दिया। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पीएआईटी से हमें जाना होगा कहां पर, पीबीटी, फिर उसमें हम प्लस करेंगे तो फिर हम यहां आएंगे। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। सो अब बताओ कि अगर ये 75% कब आया है, टैक्स घटाने के बाद, तो ये पीबीटी अपने आप में हम क्या मानेंगे 100%, और टैक्स अगर 50% हमने घटा दिया तो ये कितना बचा होगा, 50% ही बचा होगा ना। तो लिख सकते हैं कि इफ, मतलब एक चीज यहां लिख सकते हो कि पीबीटी माइनस टैक्स परसेंटेज एपी, हाँ, तो ये क्या आता है तुम्हारा PAIT आता है, यही आता है ना। तो अगर हम पीबीटी में से टैक्स मानते हैं, यानी कि अगर हम ये 100% मान लिए और टैक्स हमारा 50% था, तो पीआईटी कितना होगा 50% ही होगा ना। तो अब हम लोग अगर लिखें कि इफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इक्वल टू 50%, देन 50% ऑफ पीबीटी होगा, वैसे होगा, देन पीबीटी इक्वल टू PAIT इंटू 100/50 कर दें। सिंपल सा चीज है, अगर से ये 50% है तो 100% कितना होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर कोई भी अमाउंट अपने आप में 50% है और 100% निकालना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल ये हो गया ना, पीबीटी इक्वल टू पीआईटी की वैल्यू लिख लो 75,000 इंटू 100/50। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, उल्टा। यानी ये याद रखो कि टैक्स 100 में से टैक्स घटाने के बाद जो बचेगा, जो बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर देना है पीआईटी के साथ, ठीक है। एक लाइन में समझो, अपने दिमाग में तो कॉन्सेप्ट बता रहे थे। कभी भी पीआईटी है टैक्स परसेंटेज है, टैक्स परसेंटेज को 100 में से माइनस करो, अगर ये 60% होता तो 60% होता तो यहां जो बचता वो 40% बचता, तो 40% को रेसिप्रोकल कर देते हैं,
यहाँ 50% था तो 50 को, तो अब करो देखो, आप 75,000 को अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 आएगा। करो आप यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, 15 पूरे 75, 3 0 और 1 0 इधर, 1,50,000 आ गया ना यहाँ पर वापस। तो ये क्या आ गया आपका पीबीटी आ गया, ये क्या निकलेगा पीबीटी, और आपको चाहिए क्या पीबीआईटी चाहिए। सो पीबीटी में आप आई प्लस कर दो, पीबीटी में क्या करोगे आई प्लस कर दो, तो आई कितना है 50,000, आई कितना है 50,000। तो उसमें 1,50,000 में प्लस 50 आप ऐड कर दिए तो 2 लाख रुपया हो गया, 2 लाख हो गया। अब इजिली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या है फॉर्मूला, तो हमारा आईसीआर इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई 50,000, तो इसको डिवाइड कर दो तो 4 टाइम्स, कितना आ गया 4 टाइम्स आ गया। तो देखो कहने का मतलब कि ये जो हम ऊपर से समझाते आए हैं, आपको कितना डेटा दिया रहेगा, सिर्फ ये देगा, ये देगा, और इंटरेस्ट के लिए परसेंटेज दे देगा। आप क्वेश्चन नंबर 46 में चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 46 में देख लो, मैम आ गई होंगी। हाँ अच्छा, आप देख लो, इसी के ऊपर हम बता देते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 46 आप देख लो सभी लोग, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में चाहिए आईसीआर के लिए, क्वेश्चन नंबर 46 पीबीआईटी अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, यही चाहिए। सो पीबीआईटी कैसे निकलेगा, देखो इसमें क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, करंट एसेट दिया है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स दिया है, एंड 12% डिबेंचर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो नीचे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया 96,000, क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन 96,000, एंड टैक्स रेट कितना है चेक करो, टैक्स रेट है 50% ही दिया है, ठीक है। सो अब तुम्हें क्या निकालना है, पहले पीबीटी निकालना है, पीबीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 96,000 इंटू 100 बाई 50, क्योंकि 50% घटाएंगे तो 50 ही बचेगा ना। तो इसको कर लो तो कितना हो जाएगा, ये काट दिए 5 और 4 बचा, सो कितना आ जाएगा 1,92,000 क्या आ गया तुम्हारा पीबीटी। अब तुम्हें क्या चाहिए पीबीआईटी, कैसे आएगा पीबीटी प्लस इंटरेस्ट, यही चाहिए ना, इंटरेस्ट कैसे आएगा देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% डिबेंचर है 2 लाख का और 10% लोन है 4 लाख का, तो 2 लाख का 12% कितना आएगा 24,000, और 4 लाख का 10% कितना आएगा 40,000, 24 और 40 कितना हो गया 64, तो 1,92,000 आप लिख लो 40,000 और प्लस 24,000, तो कितना हो जाएगा 64,000, ठीक है। सो अब ऐड कर लो, अब हम लोग यहाँ अगर ऐड कर ले 1,92,000 प्लस 64,000 कितना हो गया 2,56,000, और एफआईसी 64,000 है, हो गया। अब डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर, इसको इससे डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब क्लास ओवर करते हैं, क्लियर है ये निशा? यस सर। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लो आप लोग, 46 वाला मैंने सारा चीज बता दिया इसमें। हाँ तो आंसर देख लो, 4 टाइम्स आ रहा है ना, ठीक है, आंसर भी तुम्हारा वही है। सो शॉर्टकट तरीका यही रखोगे, जितना परसेंट दिया होगा बस 100 में से माइनस करो, जितना आ रहा है उसी को रेसिप्रोकल कर दो, आपका पीबीटी आ जाएगा।